And welcome back to SK Manikis, and we're back again with another video on work, energy and power. And हम लोगों ने elastic potential energy already study कर लिया है, and now we'll proceed forward. So I've already told you about conservation of mechanical energy. कैसे किसी भी system की total mechanical energy हमेशा एक constant value bear करती है. So if we look at it once again, it is something like this कि जो total change in kinetic energy plus total change in potential energy of a system होता है. Here we consider the entire system कि पूरा system consider किया जाता है and ये value हमेशा zero होती है. मतलब the initial total mechanical energy final total mechanical energy के equal होती है. That is always कि the change in mechanical energy is zero. Now यहाँ से basically एक concept आता है कि इससे apply करने के लिए obviously हमें पता है कि system पे forces act कर रहे हैं, इस system पे forces act कर रहे हैं. Now the thing is कि जब तक अगर हमें एक्चुअल में ये क्वांटिटी को कंजर्व करना है कि अगर आपको सच में somehow टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है, सो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ फोर्सेस. यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो काइंड की फोर्सेस को डिफाइन करते हैं एंड फॉर ओनली वन ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ फोर्सेस ये मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में कंजर्व्ड होती है. If the other kind of forces are acting, तब ये mechanical energy conserved नहीं होती, and that is what we are mainly going to focus. As I've told you कि forces को बहुत ही variety of तरीकों से basically classify किया जा सकता है, and now one of them is कि आप forces को by the work done by the forces define कर सकते हो. एक कैटेगरी आती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, दूसरी कैटेगरी आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की. जब भी किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तब ये एक्चुअल में ट्रू होता है कि हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह पाती ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. सो विल स्टडी अबाउट इट एंड कैसे हम लोग टोटल एनर्जी को, नॉट जस्ट मैकेनिकल, टोटल एनर्जी को कांस्टेंट कर सकते हैं even though there are when in the cases there are non-conservative forces. We'll also learn about that. So it's not just conservation of mechanical energy, but it is actually the conservation of energy, जो कि one of the most important principle होता है physics का. So to understand conservative and non-conservative forces, हम लोग क्या ले लेते हैं कि जब work होता है किसी भी body पे तो वो किसी displacement के along होता है. If you consider this particular thing over here, कि आपके पास जैसे एक ब्लॉक है एंड यहाँ पे इट इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस, तो ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस करेगा एंड किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं. सो वी नो कि जो फोर्स का अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होता है वही कंपोनेंट वर्क करता है, जिसकी वजह से इस वर्क को हम लोग एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं. अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे f को अगर कांस्टेंट है तो इट कैन डायरेक्टली बी मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क को कंप्यूट किया जा सकता है. अगर ये कांस्टेंट नहीं है सो यू विल हैव टू इंडीड राइट w इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ f cos थीटा ds. इन दैट केस में कुछ ऐसे लिखा जाता है. नाउ द थिंग दैट यू हैव टू फोकस इज कि ये जो इंटीग्रल है ये आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हो. मैंने बताया था कि ये आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, चलो r1 ले लेते हैं, टू फाइनल पोजीशन r2. पोजीशन वेक्टर्स एक्चुअली, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर दे आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन बस एक्स एक्सिस, तो बस r1 टू r2 या फिर x1 टू x2 लिखा जा सकता है. इसी इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म अगर लिख दें तो इट विल बी इंडीड बेटर. तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख देता हूँ, from vector r1 to vector r2 vector f dot vector dr. This is how you compute the work done by a varying force. अब इसमें what you have to focus is कि जैसे ये इंटीग्रल वेक्टर r1 से वेक्टर r2 तक जा रहा है, there are certain kinds of forces जैसे gravitational force एंड जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था F इक्वल्स माइनस के एक्स, तो ऐसी जो कैटेगरी ऑफ फोर्सेस आते हैं उसमें अगर आप बेसिकली कंप्यूट करोगे जो टोटल वर्क डन बाय दीज फोर्सेस होता है जब ये पार्टिकल किसी पॉइंट से लॉन्च करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं एंड देन बेसिकली द पार्टिकल रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, तब आप नोटिस करोगे द वर्क डन बाय दीज फोर्सेस जीरो आता है.
the work done comes out to be 0. मतलब an integral from vector r1 to vector r1, अगर मैंने इसी को इंटीग्रल को कंसिडर किया, an integral from vector r to vector r, vector f dot vector dr, तो there are these certain kinds of forces जिसके लिए इंटीग्रल 0 आता है. लाइक अगर हम लोग कंसिडर करें, सो लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स, जब किसी भी पार्टिकल को लेट्स से लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, आई थ्रो इट अपवर्ड, इट कम्स डाउन. मुझे पता है कि जो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मैं हमेशा लिख सकता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम. जब ये ऊपर जाते हैं, जब नीचे आते हैं, तो इसकी टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. ये वैल्यू 0 होती है क्योंकि जिस स्पीड से ये ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आया, लेकिन स्टिल देयर इज सम चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम में चेंज आता है बिकॉज़ दैट इज समहाउ रिलेटेड टू वेलोसिटी. वेलोसिटी इनिशियल इसकी अपवर्ड थी, जब ये नीचे आया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो डाउनवर्ड है. लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस चीज से अफेक्ट होता है? नॉट वेलोसिटी बट स्पीड. यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा. तो अगर वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या? दिस इज, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? ग्रेविटी एक्ट कर रही है जब तक आर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है. सो यू सी वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0. मतलब जब इसे मैंने इस इंटीग्रल को कैरी आउट किया, ऑब्वियसली पता है मुझे कि ये कांस्टेंट फोर्सेस से बाहर भी लिया जा सकता है. सो इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब इसे इंटीग्रल को ग्रेविटी के लिए, जब इस इंटीग्रल को ग्रेविटी के लिए कैरी आउट किया जाता है तब ये 0 के इक्वल आते हैं. मतलब द वर्क डन बाय ग्रेविटी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ 0 होता है. तो जब भी आप एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर कर रहे हो देन द वर्क डन इज 0. एंड दिस मीन्स कि ऑब्वियसली अगर ये वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं एंड अगर इसने कभी कुछ ट्रैवल किया ही नहीं था, इट इज जस्ट लाइक द सेम केस. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जाते हैं वापस आ जाता है, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती, दो द ऑब्जेक्ट हैड सम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ऑल दीज पॉइंट्स. तो यहाँ पे वर्क डन 0 लेकिन आ गया. सो समहाउ यू आर एबल टू सी कि जो वर्क डन होता है जब ये इंटीग्रल आप कैरी आउट कर रहे हो, इफ यू आर एबल टू लुक एट इट मैथमेटिकली, जब ये इंटीग्रल कैरी आउट कर रहे हो तो वेक्टर आर से जब ये वापस वेक्टर आर तक आ गया, तो ये जो भी बीच के पॉइंट्स हैं जिसपे आप अलोंग दीज पॉइंट्स इंटीग्रल कैरी आउट कर रहे हो, ये बीच के पॉइंट्स मैटर नहीं कर रहे हैं. क्या मैटर कर रहा है कि ये इनिशियली वेक्टर आर पे था, फाइनली वेक्टर आर पे आ गया. मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ इंडिपेंडेंट होता है. तो यहां से एक कंक्लूजन हमें मिल गया कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक इस पाथ से जा रहे या फिर पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया या फिर ऐसे गया एंड ऐसे गया. इट डजंट डिपेंड ऑन दिस पाथ, ये किसी भी पाथ से जाए, इट इज जस्ट द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दैट मैटर्स. इलास्टिक के लिए भी अगर देखा जाए, इलास्टिक फोर्सेस दैट इज स्प्रिंग फोर्स, उसके लिए अगर मैं यही इंटीग्रल कैरी आउट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली वी नो कि इट इज एफ डी एक्स, x1 से x2 तक इसे यूजुअली लिखते हैं, बट नाउ आई राइट इट फ्रॉम x to x ओनली. मतलब ये x पे था किसी भी रैंडम पॉइंट पे, एंड मैंने कुछ ऐसा इंटीग्रल कैरी आउट किया कि जब ये समहाउ एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके, नॉट मोर ऑफ अ रिवॉल्यूशन बट अ साइकिल कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे आ गया, तब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या था? यहाँ पे ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगी क्योंकि ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. अगर एक ऐसा केस कंसिडर किया जाए, यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, नॉर्मल का भी कोई वर्क नहीं हो रहा है. सो यू हैव टू लुक एट इट. एक ऐसे सिस्टम में अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे कर दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैंने x डिस्प्लेसमेंट किया तो एक माइनस kx फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है माइनस डेल्टा यू इलास्टिक. नाउ यू हैव टू लुक कि जब ये x पे वापस आ गया तब क्या ये वर्क इस केस में भी 0 है? इफ यू जस्ट लुक एट इट, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, वर्क डन इन दिस केस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मैटर नहीं करती है, हम लोग नेगेटिव चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं. अब अगेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है.
एंड द इलोंगेशन x पे डिपेंड करता है, जो कि दोनों केसेस में सेम है। मतलब वापस उसी पॉइंट पे आने के बाद जो वर्क डन होता है बाय द स्प्रिंग फोर्सेस ऑन इट 0 हो जाता है। अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस 0 है, इसका मतलब ये इंटीग्रल भी 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ व्हेन इट इज एट सम पॉइंट x एंड ये फिर आगे गया, फिर वापस पीछे आया एंड और पीछे आने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी पास करने के बाद यहाँ पे गया एंड देन इट गोज बैक एंड इसी पॉइंट x पे वापस आ गया। सो व्हाट यू आर सेइंग हियर कि ये जो बीच के पॉइंट्स जो कि इसने कवर किए वो मैटर नहीं करें। क्या मैटर कर रहा है कि इनिशियली x पे था, फाइनली भी x पे आ गया। दैट इज द वर्क डन कम्स आउट टू बी 0। तो समहाउ ये जो वर्क होगा, ये जो वर्क होगा ये भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो ये वर्क भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा। नाउ यू हैव टू थिंक, क्या सारे फोर्सेस के वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं? सो नाउ लेट्स कंसिडर अ न्यू एग्जांपल एंड व्हिच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू कंसिडर। कि अब आपने ले लिया फ्रिक्शन। जब आप फ्रिक्शन लेते हो, यू नो इट ऑलवेज, ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा रिड्यूस करता है द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अगर ये ऑलरेडी इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी वेक्टर हुई थी, तो हमें पता है एक रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस एंड दिस ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन ये रेस्ट पे आ जाएगा 0। अब रिलेटिव मोशन होगा, तो ऑब्वियसली इस केस में अगर हम लोग कंसिडर करें क्या बेसिकली हो रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हमें पता है कि अगर दिस इज s, इसका मास मैंने m ले लिया एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लिया, विच इज ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि हम लोग ले रहे हैं। सो द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू होगी। दिस इज एंड k, दिस इज राधा हम लोगों ने म्यू लिया है, म्यू mg। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया क्योंकि mg विल बी विच इज जस्ट द वेट विल बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन mca डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर अब मैंने क्या किया, ऐसी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी को दे दिया, नाउ व्हाट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस केसेस में क्या था, जब मैंने इसे ऊपर फेंका तो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही थी, नीचे आ रहे तब भी ग्रेविटी नीचे है। सो इन दैट केस बेसिकली क्या हो रहा था, सिंस ग्रेविटी ड्यूरिंग एंटायर टाइम नीचे है, पहले इसे अपोज करती है, उसके बाद इसे फेवर करती है टू इंक्रीज द स्पीड एंड ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट नाउ जब ये यहाँ पे जा रहा था, फ्रिक्शन यहाँ एक्ट कर रहे हैं, अब मैंने इसे यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि इससे हमेशा क्या करना है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना है, रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। व्हाट इज, अगर ये उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा एंड ऑब्वियसली उतनी ही वेलोसिटी से उतने ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। दिस इज द न्यू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एंड जो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है, जो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इवन तो ये ऑब्जेक्ट x इक्वल 0 से चला था, s पे गया एंड s से माइनस s डिस्टेंस कवर करने के बाद ये वापस x इक्वल 0 पे आ गया, लेकिन अब जो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है ये -2 म्यू जी s होता है। सो यू आर सेइंग कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल में कोई इंटीग्रल कैरी आउट नहीं किया, लेकिन अगर इसे एक इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं तो इट इज जस्ट द सेम थिंग। जब ग्रेविटी एंड इलास्टिक फोर्सेस के लिए ये इंटीग्रल हम लोग कैरी आउट कर रहे थे, सो इट वाज कमिंग आउट टू बी 0, लेकिन फ्रिक्शन एंड एयर ड्रैग जैसे फोर्सेस के लिए अगर आप कंसिडर करते हो तो ये इंटीग्रल 0 नहीं आता है, बल्कि जब ऑब्जेक्ट वापस उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं देन द इंटीग्रल isn't 0 but it has some other non-zero value। यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है। एयर ड्रैग के लिए भी अगेन इट इज जस्ट द वेरी सेम स्टोरी। तो आप देख सकते हो ये जो फोर्स है ये समहाउ पाथ पे डिपेंड करे। पाथ पे कैसे, कितना इसने एक्चुअल में डिस्टेंस कवर किया था यहाँ पे बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल और एयर ड्रैग फोर्सेस आर पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पे समहाउ डिपेंड करते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस। एंड बेसिकली यहीं से दो कैटेगरी ऑफ फोर्सेस डिवाइड होती है, द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जो कि एक्चुअल में टोटल एनर्जी को कंजर्व रखते हैं, एंड यहाँ पे
जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, दीज आर फोर्सेस जिनके वर्क आप कभी भी कंप्यूट करो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बस किस किस चीजों पे डिपेंड करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था एंड फाइनली कहाँ है। तो यहाँ पे ग्रेविटी एंड ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्सेस जैसे एग्जांपल आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है एंड ऑब्वियसली सिंस ये हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, इनका जो वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ होता है ये हमेशा जीरो होता है। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी रास्ते से जाओ, आपके पास पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, तो ये तीन पाथ हैं, आप यहाँ से जाओ उतना ही वर्क होगा, यहाँ से जाओ उतना ही वर्क होगा एंड यहाँ से जाओ उतना ही वर्क ये सारे फोर्सेस करते हैं। दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर आप जाके वापस आ गए अलोंग एनी पाथ सो टोटल वर्क जीरो हो जाता है। सो दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फ्रिक्शन एंड ड्रैग फोर्स जैसे फोर्सेस आर क्लासिफाइड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो एक्चुअल में पाथ पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ से डिफरेंट वर्क होगा, यहाँ से डिफरेंट वर्क होगा, यहाँ से डिफरेंट वर्क होगा एंड अगर आप जाके वापस भी आ गए देन द वर्क डन विल बी नॉन जीरो। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि जब तब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी भी सिस्टम पे एक्ट करते हैं तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है ये एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं रह सकती है। आई नोट दैट एंड दैट विल बी द टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीडियो कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी भी सिस्टम पे एक्ट करते हैं then why is the total mechanical energy not constant and the basically what we can do to cover or to conserve the total energy of the system। वहां पे total energy की बात आ जाती है, not just the total mechanical energy। एंड ऑनेस्टली अगर हम लोग देखें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी एक सर्टेन काइंड की एनर्जीज को अगर हम लोग इंक्लूड कर दें सो यू विल सी कि फ्रिक्शन जैसे इन फोर्सेस को डिफाइंड है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी व्हेन हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, नॉन कंजर्वेटिव हमारी एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। बट बाय इंक्लूडिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ फोर्सेस अगर ये भी हमारी एक्ट कर रही है जो टोटल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम मतलब गिव एंड टेक कि जहां से एनर्जी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, जहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये टोटल एनर्जी अगर आप देखते हो तो वो हमेशा कांस्टेंट होती है। एज वी नो कि एनर्जी इज ट्रूली कंजर्व्ड इन दिस यूनिवर्स इन नेचर। सो एक्चुअल में एट द सर्फेस ऐसा लगता है देयर आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सच स्टफ, बट अगर आप ट्रूली देखते हो द बिगर पिक्चर तो देयर आर जस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर। बट एज आई हैव टोल्ड जैसे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का सिस्टम था तो वहां पे एट सर्फेस इट लुक्स लाइक द फोर्सेस आर यहाँ पे फोर्सेस आर डिस्टिंग्विश्ड एज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, लेकिन इफ यू आर लुकिंग डीप इनफ तो वहां पे देयर आर जस्ट non-contact forces as you can see. The same story goes over here. Again, at least in our syllabus what we can see कि there are conservative forces and non-conservative forces जो कि हमारे nature में act करती है। And that was today's topic and thanks to all viewers.